हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स इस चैप्टर का सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पर मिल जाएगा। तो आइए इस सम को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सप्रे एंड अत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका मतलब है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है प्रिपेयर फॉलोइंग ट्रेडिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। तो हमारे स्टेप के हिसाब से हम लोग 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं हमेशा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम एडजस्टमेंट रीड करके उनके हिसाब से ट्रायल बैलेंस में आइटम्स को टिक करेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,000। तो यहाँ पर हमें इसके लिए किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग को और मशीनरी को भी टिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जब हम बैलेंस शीट में इन्हें लिखेंगे तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हमें कहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेट। इसका मतलब क्या है, प्रोविज़न का मतलब होता है रिजर्व। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको आरडीडी मेंटेन करना है कितना, 5% एंड 1000 जो है वो आपको क्या करना है, न्यू बैड डेट यहाँ पर लेना है। तो बैड डेट और आरडीडी के लिए हमने ऑलरेडी जो है वो फॉर्मेट में जगह बनाई हुई है, तो इसके लिए हमें अगेन किसी को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कहा है नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने गुड्स सेल किया है लेकिन इसकी एंट्री बुक्स में दिख नहीं रही। तो यहाँ पर ये अनरिकॉर्डेड सेल हो जाता है और अभी इस अनरिकॉर्डेड सेल को हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो अनरिकॉर्डेड सेल की जो इफ़ेक्ट होती है वो कहाँ कहाँ आती है। पहला इफ़ेक्ट, हम सेल्स में क्या कर देते हैं, इन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो सेल में ऐड हो जाएगा। और जिनसे हम क्रेडिट पर सामान लेते हैं वो हमारे डेटर होते हैं, तो इसीलिए हमें डेटर में भी क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटर से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट हो जा रहे हैं, बैड डेट आरडीडी वाला भी है और अनरिकॉर्डेड सेल वाला भी है। तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में फिक्स एलिमेंट लिखते समय हम डेटर के नीचे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद बैड डेट और न्यू बैड आरडीडी वाला हमें रिकॉर्ड करना है। ओके, तो ये हमें याद रखना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर्मेट। उसके बाद उसी तरह सेल में भी हम लोग जब सेल माइनस सेल रिटर्न लिखेंगे तो वहाँ पर भी हम फिक्स फॉर्मेट में अनरिकॉर्डेड सेल के लिए जगह बना देंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को टिक कर रहा नहीं हूँ। उसके बाद आपको दिया एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, वो खर्चा हमें पे करना बाकी है। तो मैं कैरेज में इसे टिक कर देता हूँ क्योंकि हमें ये कैरेज में ऐड करना होगा बाद में। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 वेर परचेस्ड ऑन 31 मार्च 2019। मतलब ये गुड्स हमने परचेज किया है एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इन्हें हमने क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहे हैं बट हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए ये। तो मतलब क्या है, ये गुड्स परचेज हुआ है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज़ अनरिकॉर्डेड परचेज। तो इसे भी हमें क्या करना है, परचेज में ऐड करना होगा। अनरिकॉर्डेड सेल की तरह ये परचेज में ऐड हो जाएगा और जिनसे हम सामान परचेज करते हैं वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। तो परचेज के लिए जब हम फिक्स फॉर्मेट बना रहे हैं तो उसमें परचेज प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज के लिए जगह बना देंगे और क्रेडिटर्स को मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ ताकि बैलेंस शीट में जब हम लिखेंगे तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है हमारा हिडन एडजस्टमेंट्स, कोई है क्या, हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक जगह पर मुझे मशीनरी में ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन निकालते समय ही हमें क्या करना है, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान देना है। तो अभी मैं फ़िलहाल आगे बढ़ता हूँ, जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया जहाँ पर हमने क्या कर दिया, हिडन एडजस्टमेंट देख लिए। अब थर्ड स्टेप है हमारा फॉर्मेट बनाना और उसके साथ साथ उसके अंदर फिक्स एलिमेंट्स को लिख देना। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। उसके बाद पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर भी पर्टिकुलर और पार्टनर के नाम लिखते हैं और लायबिलिटीज़ और एसेट। इसके साथ साथ हम हमारे फिक्स एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग परचेज़ के साथ हमने परचेज़ रिकॉर्ड के लिए जगह बनाई है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम रिटर्न माइनस करेंगे। सेम वे सेल्स में हमने एक और एक चीज़ ऐड कर दी है यहाँ पर, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल में हम पार्टनर लिख रहे हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे ओरिजिनल जो होते हैं बैड डेट, न्यू आरडीडी और एक लाइन छोड़कर माइनस ओल्ड आरडीडी। और डेटर्स की बात करें तो डेटर्स में देखिए, डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल के लिए जगह बनाई हुई है, राइट, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी। ओके, तो आइए अभी हमारा स्टेप नंबर 4 पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग। तो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस के हिसाब से जो भी एलिमेंट्स दिए उन्हें लाइन वाइज क्या करना है, इस फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया है देखिए, तो डेबिट बैलेंस में आपको सबसे पहला दिया हुआ है डेटर्स। तो डेटर हम कहाँ लिखते हैं, एसेट में। तो यहाँ पे मैं इनर कॉलम में लिख देता हूँ। डेटर का अमाउंट हमें दिया गया है 40,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 40,000। उसके बाद हमें कहा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में, सॉरी डेटर्स के बाद हमें दिया है परचेस, तो परचेस हम यहाँ पे डेबिट में ले लेते हैं। उसके बाद हमें दिया है रिटर्न्स, बट अभी ये नहीं कहा कि ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है, बट रिटर्न के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि रिटर्न्स आपको रिवर्स जगह पर दिए हुए थे। तो जो आप डेबिट बैलेंस में रिटर्न देख रहे हो वो आपका सेल का रिटर्न होता है, और क्रेडिट बैलेंस में जो आपको रिटर्न दिया होता है वो आपका एक्चुअल में परचेज का रिटर्न होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये जो रिटर्न्स है आपका, वो आपका सेल रिटर्न है और अमाउंट है 800, तो मैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न में लिख देता हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो वो आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आउटर कॉलम में। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है हमारे लिए, बट हमने उसको टिक किया है, राइट, तो इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट दिया है हमें कैरेज, तो कैरेज हमारा आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज के बारे में एडजस्टमेंट था, इसीलिए मैं कैरेज के 1200 को इनर कॉलम में लिखता हूँ। कैरेज के बाद हमें नेक्स्ट दिया है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो है वो हमें कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगेन उनके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उन्हें मैं आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 1000। उसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होता है वो हमारा क्या होगा, पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए, राइट, तो वो हम पार्टनर कैपिटल में शो करेंगे। तो डेबिट साइड में मैं लिख देता हूँ ड्राइंग्स के अमाउंट, और उनके कॉलम में लिख दिया हमने पार्टनर्स के। उसके बाद हमें दिया है सैलरीज, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसीलिए मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ। उसके बाद हमें दिया है बैड डेट, तो ये ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया है, इसका मतलब है ये हमारा फर्स्ट वाला जो ये बैड डेट है प्रॉफिट एंड लॉस में वो, राइट। उसके बाद हमें दिया है मशीनरीज, तो मशीनरीज़ को मैं एसेट में लिखता हूँ इनर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या दिया हमें, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इस एलिमेंट को स्टार मार्क करके रखिए, बिकॉज ये आपको टेक्स्ट बुक में कहीं कुछ ही क्वेश्चंस में देखने मिलता है ऐसे एलिमेंट्स, तो उन्हें मैं आपको स्टार मार्क करने कहता हूँ, ताकि एग्जाम्स के वक्त आप इन स्टार मार्क वाले एलिमेंट्स को रिवाइज करके ज़रूर जाए, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है वो हम हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी से डिडक्ट करते हैं और कंपनी अपने पास रखती है और उन्हें रिटायरमेंट के वक्त वापस देगी, राइट। तो ये जो पैसा कंपनी के पास है जो एवरी मंथ उनके सैलरी से माइनस हो रहा है, उसे हम प्रोविडेंट फंड का पैसा कहते हैं। बट मैनेजर जो होता है वो ये पैसे को इन्वेस्ट करता है कहीं पर फॉर गेटिंग रिटर्न्स। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, तो इसीलिए हम बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे। उसके बाद अब क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है सेल्स, तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएगा और उसे टिक किया है हमने, तो इसीलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सन्ड्री इनकम, मतलब छोटे मोटे इनकम्स हमें मिले हैं वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएंगे। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल, तो पार्टनर्स के जो कैपिटल दिए हुए हैं मैं पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ, राइट। दोनों पार्टनर्स के अमाउंट आपको 35,000 दिए हुए हैं। उसके बाद आपको दिया है प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड मतलब फंड का पैसा है ये, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पैसा नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ का पैसा है, राइट। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा हमारे पास पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न्स, तो यहाँ पे अगेन देखिए ये आपका कौन सा रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न, राइट, क्योंकि ये रिटर्न्स मैंने आपको कहा है अपोजिट साइड में जाएगा। उसके बाद आपको दिया है कमीशन रिसीव्ड, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लेकिन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का है, तो कमीशन रिसीव्ड प्री रिसीव्ड कमीशन दिया हुआ है आपको, तो प्री रिसीव्ड कमीशन मतलब क्या, हमें कमीशन पहले से मिल गया, राइट। तो एक्चुअल में ये कमीशन रिसीव्ड इनकम नहीं, ये उन्होंने कहा प्री रिसीव्ड कमीशन, तो यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होती है, राइट। उसके बाद हमें कहा है आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है, मतलब ये कौन सा आरडीडी हो जाएगा, हमारा ओल्ड आरडीडी हो जाएगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 4 पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं हम,
यानी हमारा एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पहला एडजस्टमेंट आपको कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,000। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 23,000 फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट मेरा एसेट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक करके 23,000। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट आपको कहा है डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी बाय 10%। तो पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग को 10% डिप्रिशिएट करता हूँ। तो 10,000 का मैं 10% डिप्रिसिएशन निकालूंगा यहाँ पर, तो वो आ जाएगा अमाउंट मेरा, सॉरी हमें डिप्रिसिएशन कहा है ओके। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है सेकंड डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग का है 5% एंड मशीनरी के ऊपर हमें कहा है 10%। लेकिन अब जब मैं डिप्रिसिएशन निकालने जा रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग पर, राइट, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको कितने का दिया था, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर 10,000, राइट। तो उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन लेना है, कितना परसेंट डिप्रिसिएशन का है सब में, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%। तो 10,000 का पहले मैं 10% निकालता हूँ तो वो मुझे देगा 1,000, और क्योंकि हमें 5% चाहिए तो मैं उस 10% के अमाउंट का हाफ कर देता हूँ, तो 1,000 का हाफ हो जाएगा हमारा 500, राइट। तो यहाँ पर इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग मेरा आ जाएगा 500। सेकेंड उसमें क्या है डिप्रिसिएशन मशीनरी का निकालना है हमें 10%। तो मशीनरी का अमाउंट 25,000 दिया हुआ है, उसका 10% हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़रा देखिए ट्रायल बैलेंस में हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस में देखिए मशीनरी के बारे में उन्होंने कहा था ब्रैकेट में एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018 कितना हुआ है 10,000। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप 25,000 का आप मशीनरी देख रहे हैं इसके अंदर 10,000 रुपये का जो मशीनरी है वो हमने कभी ख़रीदा अक्टूबर मंथ में। इसका मतलब उसके ऊपर खाली 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो इसके लिए आपको वर्किंग में रफ में जाकर करना पड़ेगा पहले कि आप 25,000 के 2 हिस्से कर दोगे। 25,000 में से एक आएगा 10,000 जो आपने अक्टूबर में ख़रीदा, उसके ऊपर हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और बचा कितना 15,000 का मशीनरी, उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, राइट। तो अभी कैसे करेंगे हम उसका 10,000 इंटू हम उसका परसेंटेज लेंगे 10% फॉर 6 मंथ्स। तो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, और जो बचा हुआ 15,000 का मशीनरी है वो तो पूरे साल यूज हुआ है, तो 15,000 इंटू 10% यानी 10/100 लेना है। अब ये दोनों का आप टोटल करेंगे अमाउंट्स का आंसर का, तो आपको टोटल मशीनरी का डिप्रिसिएशन पता चलेगा, और वो अमाउंट आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज़। ओके, तो अगर आप डायरेक्टली 10% निकालते हैं तो आपको 2,500 दिख रहा है, राइट। बट आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जब आप 10 डिप्रिसिएशन लोगे तो आपको 2 अलग अलग हिस्से लेने हैं। तो जब आप 10,000 का डिप्रिसिएशन निकालोगे फॉर 6 मंथ वो आपको देगा 500 रुपीज़, और 15,000 का आप 10% पूरा निकालोगे तो वो आपको देगा 1,500। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2,000। ओके, तो अब इसका भी सेकेंड इफेक्ट दे देंगे हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और फिर हम यहाँ पे इन टोटल आउटर कॉलम में लिख देते हैं, और यहाँ पर भी मैं मशीनरी में से डिप्रिसिएशन माइनस करके बाहर ले लेता हूँ। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया हुआ है अबाउट RDD एंड बैड डेट, राइट। बट इसके पहले क्योंकि मेरे डेटर में पहले अनरिकॉर्डेड सेल है, तो पहले मैं अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करूँगा, ओके, क्योंकि उसके बाद ही मैं RDD कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसीलिए पहले हम अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। वहाँ पर हमें कहा था गुड्स वर्थ ₹3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब वो 3,000 का गुड्स हमने बेचा है बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स को रिकॉर्ड करता हूँ 2 जगहों पर, एक सेल में ऐड हो जाता है और एक मेरे डेटर्स में ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि हमने ये उधार पे सामान खरीदा होगा, तो हमारा डेटर में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए दोनों जगह पर मैं यहाँ पे 3,000 ऐड कर देता हूँ। ये हमारे एडजस्टमेंट नंबर 4 के 2 इफेक्ट हो गए। ओके, अब इन्हें सॉल्व करके बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर 40 + 3 हो जाएगा मेरा 43, और यहाँ पर 85 + 3,000 जो हो जाएगा मेरा 88,000, और उसमें से मैं ये आउटर कॉलम में बाद में ले लूँगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए हमें क्या कहा है, एडजस्टमेंट नंबर 3 अब लेंगे हम, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% सन्ड्री डेटर्स एंड रिटर्न ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको न्यू बैड डेट का है कितना लेना है 1,000, तो यहाँ पर मैं 1,000 लिख देता हूँ, और इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस में भी न्यू बैड डेट में मैं कितना लिख दूंगा 1,000।
तो ये हमारे न्यू बैड डेट का 2 इफेक्ट आ गया। अब हमें RDD निकालना है 5%। तो पहले मैं यहाँ पर 43,000 में से 1,000 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे देगा अमाउंट कितना, 42,000। अब इसके ऊपर हमें क्या निकालना है, 5%। तो 42,000 का 10% कितना हो जाता है, 4,200। बट मुझे चाहिए कितना, 5%, तो वो हो जाएगा 4,200 का हाफ, दैट इज़ 2,100। और इसके साथ साथ मैं ये 2,100 का एक इफेक्ट देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वो अमाउंट आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, न्यू RDD में। ओके, अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। तो बैड डेट, न्यू बैड डेट और न्यू RDD को ऐड करें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 4,100। उसमें से मैं ओल्ड RDD माइनस कर देता हूँ, तो अमाउंट मैं आउटर कॉलम में लिख दूँगा। इसके बाद यहाँ पर 42,000 में से भी न्यू RDD का अमाउंट माइनस करके हम आउटर कॉलम में ले लेते हैं 39,900। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है, देखिए अब थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हमने पहले ही कर दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 5 हमें कहा है आउटस्टैंडिंग कैरेज। तो कैरेज का अमाउंट हमें पे करना बाकी है। कितना आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में कहा है 500, तो वो मैं कैरेज में ऐड कर दूंगा। और इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग कैरेज का सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारा, क्योंकि ये एक्सपेंस हमें पे करना बाकी है तो हमारे लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग कैरेज जो है वो मैं यहाँ पे लायबिलिटी में ले लेता हूँ। उसके बाद हमें कहा है गुड्स वर्थ ₹8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in closing stock but not recorded in the books of account। इसका मतलब क्या है, ये गुड्स हमने परचेज किया है बट ये रिकॉर्ड हुआ नहीं है। तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ इन्हें, तो मैं यहाँ पे परचेज में ऐड कर दूंगा। तो परचेज के साथ हमने 8,000 को ऐड कर दिया। और इसके साथ साथ ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमने उधार पे सामान खरीदा है, तो इसीलिए हमारे क्रेडिटर्स उतने अमाउंट से बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स में भी मैं इसका सेकेंड इफेक्ट देता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, अब इसका इफेक्ट देंगे तो यहाँ पर हम लोग 65,000 प्लस 8,000 ऐड कर देते, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 73। और यहाँ पर मैं क्रेडिटर में ये रिटर्न्स भी माइनस करके मैंने आउटर कॉलम में ले लिया। इसके बाद क्रेडिटर्स में अगर मैं ऐड कर देता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेज का अमाउंट, तो वो मुझे आउटर कॉलम में देगा 31,000। तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद हमें हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करने होते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन था हिडन, वो मशीनरी से रिलेटेड था, वो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय कंसीडर कर लिया है। इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो है हमारा टोटलिंग। लेकिन टोटलिंग से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, इनर कॉलम में से सारे अमाउंट्स को आउटर कॉलम में लिया है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए परचेज का तो हमने ले लिया, कैरेज का भी ले लिया, सेल्स का हमारा बाकी है। तो यहाँ पे मैं 88,000 में से 800 माइनस करके आउटर कॉलम में ले लेता हूँ। बैड डेट का हमने ले लिया है, डेप्रिसिएशन दोनों ऐड करके ले लिए, क्रेडिटर्स का ऐड करके ले लिया है। यहाँ पर देखिए डेटर्स वाला पूरा पार्ट सॉल्व करके ले लिया हमने, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का भी अमाउंट्स आउटर कॉलम में हमने ले लिया है। तो अब हम टोटलिंग के लिए जा सकते हैं। टोटलिंग कैसे करना है वो आपको पता ही है। किसी भी लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, डेबिट के अमाउंट्स को और क्रेडिट के अमाउंट्स का टोटल निकालते हैं। तो पहले मैं 18,000, 71,500 और 1,700 इसका टोटल ले लूँगा। उसके बाद 87,200 और 23,000 का टोटल कितना होता है वो निकालूंगा। दोनों में से जो साइड ग्रेटर होगा उसको आपको टोटल में लिखना है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ जाएगा 1,10,200, तो मैं उसे दोनों जगह पर लिखता हूँ। और इस क्रेडिट साइड के टोटल में से मेरे डेबिट का जो टोटल आया होगा वो मैं माइनस करूँगा, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा यहाँ पर 19,000। और ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा आपको अपोजिट साइड में लेकर आना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर हम ब्रॉट डाउन करते हैं। उसके बाद हमें सेम चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस के ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 3,700 से लेकर 2,500 इनको ऐड करता हूँ और क्रेडिट साइड के अमाउंट्स को ऐड करता हूँ। अगेन जो ग्रेटर होगा उससे हम दोनों जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, तो वो 21,000 को मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ। उसमें से मैं डेबिट का जो टोटल आया था वो माइनस करता हूँ, तो मुझे बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 6,600। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टार्ट में ही कहा था कि वो लोग इक्वली पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग करने वाले हैं, तो इसीलिए 6,600 को मैं दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे सपरे और अतरे दोनों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वली 6,600 को इक्वली बांटेंगे, यानी कि हाफ ऑफ कर देंगे। तो 3,300 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद ये बैलेंस भी अगेन पार्टनर्स कैपिटल में अपोजिट साइड जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम नेट प्रॉफिट। अब हमें पार्टनर्स के कैपिटल को भी 1 बाय 1 क्लोज करना है। तो सबसे पहले सपरे का देखेंगे, तो डेबिट में देखिए खाली 3,000 है,
क्रेडिट में हम देख पाएंगे ज़्यादा अमाउंट है, तो क्रेडिट की टोटल बड़ी है, दोनों जगह पे लिख दिया। उसमें से मैं ये 3000 माइनस करके जो है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। उसी तरह अतरे के में भी इसमें भी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है और डेबिट में खाली 2000 है, तो इसमें से मैं ये 2000 माइनस करके अमाउंट यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ये दोनों बैलेंसेज जो हमें मिले हैं, बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमें कहाँ लेने हैं, लायबिलिटी में। तो यहाँ पर हम कैपिटल में लिख देंगे सप्लाई का अमाउंट 35,300 और अतरे का अमाउंट 36,300। दोनों का टोटल करके हम इसे आउटर कॉलम में ले लेंगे। और अब हम जब लायबिलिटी के सारे अमाउंट्स का टोटल करेंगे और एसेट्स के सब अमाउंट का टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो टैली होगा। और यहाँ पर आपका टैली अमाउंट आपको मिलेगा 1,13,900। स्टूडेंट्स, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपनी लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।